डेफिनेशन जो कि सेक्शन 10 में दी गई है, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड by the free consent of the parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and are not expressly declared to be void। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 10 में बोला गया है कि सारे एग्रीमेंट जो कि कॉन्ट्रैक्ट हों वो वैलिड तभी होंगे जबकि जो पार्टीज उसमें इन्वॉल्व हैं उनकी कंसेंट फ्री हो, वो कम्पिटेंट हों और वो जिस लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं वो ऑब्जेक्ट लॉफुल हो, साथ ही वो एक लॉफुल कंसिडरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रही हों और वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं उसमें ऐसा कोई भी चीज़ ना हो जो कि एक्सप्रेसली ये कहा गया हो कि ये चीज़ वॉइड है, इलीगल है, राइट। तो ये तो है डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10। हम एक एक करके इन सारे एलिमेंट्स को देखते हैं। So according to section 10 of the Indian Contract Act 1872, the following are the essential elements of valid contract. First is what? Agreement. Agreement means offer and acceptance. अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ज़रूरी है कि एग्रीमेंट हो और एग्रीमेंट कैसा? इन्फोर्सिबल बाई लॉ हो। ये हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में इसके प्रायर वीडियोज़ में देखे हुए हैं। तो एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एक पार्टीज ऑफर करे और दूसरी पार्टीज उसको एक्सेप्ट करे तभी वो एग्रीमेंट बनेगा। एक कोट है ना कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके लिए उसका एग्रीमेंट का होना मैंडेटरी है। तो पहला है हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए पहला एलिमेंट तो हमारा एग्रीमेंट हो गया। नेक्स्ट क्या है? फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मीन्स कि जो पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी कंसेंट कैसी हो? बिल्कुल फ्री हो। अच्छा, कंसेंट फ्री होती है। हम फ्री कंसेंट को कैसे कहेंगे कि फ्री है? मीन्स अगर कुछ चीज़ें जो कि इन्वॉल्व हैं, मतलब अगर पार्टीज के बीच में कुछ बातें इन्वॉल्व हैं तो हम वो कहेंगे कि उनकी कंसेंट फ्री नहीं है। अ कंसेंट इज टू बी नॉट फ्री व्हेन इट इज़ विटेटेड बाई। जब इन चीज़ों के थ्रू उस कंसेंट को तोड़ा जा रहा हो तो हम कहेंगे कि कंसेंट फ्री नहीं है। कौन सी चीज़ें हैं? कोएर्जिन। अगर पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हो रही हैं उसमें क्या है? डरा धमका के काम किया जा रहा है, कोएर्जिन करके, मतलब डराया जा, थ्रेट दिया जा रहा है कि तुम्हें ये करना पड़ेगा वरना मैं इन्हें शूट कर दूंगा, इनका मर्डर कर दूंगा, आपको हाँ बोलनी पड़ेगी, ये काम आपको करना पड़ेगा। तो जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, जो एग्रीमेंट किया जा रहा है, वो एग्रीमेंट पार्टी इसलिए कर रही है क्योंकि वो डरी हुई है या सामने वाली पार्टी उसे डरा धमका रही है। तो हम मानेंगे कि उनकी कंसेंट, उनकी सहमति फ्री नहीं है। इसे सेक्शन 15 में बहुत एक्सप्लेन करके देखा गया है, बहुत अच्छे से समझाया गया है, जो हम आगे आने वाले वीडियोज़ में इसको अच्छे से देखेंगे, फ्री कंसेंट को और अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस, जो कि सेक्शन 16 में बोला गया है। तो अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस है तो भी हम मानेंगे कि कंसेंट फ्री नहीं है। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब अनएडवांटेज, मतलब आप रेफरेंस देके काम करवा रहे हो। जैसे मान लीजिए कि पार्टी है जो कि एग्रीमेंट में इन्वॉल्व है, उसे मैं कह रही हूँ कि आप ये काम करो, आपको पता है कि मैं कौन हूँ, मैं इस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती हूँ, अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर इशू होगा, आप मेरी रेफरेंस देखिए कहाँ कहाँ, मेरी पहुँच बहुत ऊंची है। तो मतलब आप अपनी पोजीशन का या चीज़ों का अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं, उसको उस तरीके से, गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करके आप उसको एग्री करा रहे हैं चीज़ों पे। मान लीजिए जैसे कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, वो चेयर पर्सन है और स्पोर्ट्स मैन को बोला कि आप ऐसा करो, क्यों? क्योंकि मैं चेयर पर्सन हूँ। तो वो क्या हो गया? अनड्यू इन्फ्लुएंस, अन एडवांटेज आप ले रहे हैं उस चीज़ का। तो भी हम मानेंगे कि कंसेंट कैसी है? फ्री नहीं है, वो किसी प्रेशर में चीज़ें की जा रही हैं। देन क्या हुआ? फ्रॉड। अगर आप जो चीज़ जो एग्रीमेंट हो रहा है या जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनमें कोई भी फ्रॉड के इंटेंशन से काम कर रही हैं। फ्रॉड सेक्शन 17 में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, जो कि मैंने कहा आपसे कि जब हम कंसेंट का वीडियो देखेंगे तो आगे आने वाले में हम उसका वीडियो लाएंगे, उसमें हम इन चीज़ों को बहुत अच्छे से देखेंगे। तो फ्रॉड मतलब क्या? जब आपका इंटेंशन ही मैलिफाइड हो, मीन्स आपका इंटेंशन सही नहीं हो, आप मैनिपुलेट करने के लिए या चीज़ों को जानबूझ के गलत करने के लिए ही आप कर रहे हैं। आपको पता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो गलत है, हम इसी इंटेंशन के साथ ही काम कर रहे हैं। रॉन्ग इंटेंशन के साथ या मैलिफाइड इंटेंशन के साथ जब काम को किया जाता है तो दैट इज़ फ्रॉड। तो अगर पार्टीज फ्रॉड के इंटेंशन से काम कर रही हैं तो हम मानेंगे कि कंसेंट फ्री नहीं है, राइट।
सेकेंड इज व्हाट, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक, जो कि मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 में बोला गया है और मिस्टेक को सेक्शन 20 एंड 21, 22 में एक्सप्लेन किया गया है। अगर जो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वहाँ पार्टीज किसी चीज़ को, जो भी कॉन्ट्रैक्ट या जो भी ऑब्जेक्ट है आपका, उस ऑब्जेक्ट को जो रिप्रेजेंट कर रही हैं वो गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हैं। मीन्स बात कुछ और है, उसको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, या फिर उसमें कुछ गलतियां करके बताई जा रही हैं और उसके बाद सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट करती है या कोई पार्टी ऑफर करती है, तो इन दैट केस भी हम मानेंगे कि कंसेंट जो है फ्री नहीं है। तो इन ऑल केसेस द कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम voidable एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टीज हुज कंसेंट इज नॉट फ्री। तो इन सारे केसेस में हम क्या कहेंगे कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या बन गया है, वॉइडेबल बन गया है। वॉइडेबल दैट इज वॉइड एब इनिशियो, स्टार्टिंग से, क्योंकि जो पार्टीज इन्वॉल्व है उनका कंसेंट जैसा क्या है, उनका कंसेंट फ्री नहीं है। तो उनकी कंसेंट तो फ्री नहीं है, ठीक है। ये तो हमारे दो एसेंशियल एलिमेंट्स हो गए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और हमारा फ्री कंसेंट एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए। एंड देन थर्ड इज व्हाट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, जो पार्टीज वहाँ इन्वॉल्व हैं वो कितनी कैपेबल हैं। तो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज को कॉम्पिटेंट के नाम से सेक्शन 11 में अच्छे से डिस्कस किया गया, जो हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, देन नेक्स्ट इज व्हाट, कंसिडरेशन। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वहाँ पे एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। एग्रीमेंट होना मतलब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, तो एक पार्टी ऑफर कर रही होगी, दूसरी पार्टी एक्सेप्ट कर रही हो। जो पार्टी ऑफर कर रही है या जो पार्टी एक्सेप्ट कर रही है, इन दोनों पार्टीज की कंसेंट कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। मतलब वो किसी प्रेशर में आके हाँ सहमति ना ले रही हों। थर्ड इज़ व्हाट, कैपेबल हों, वो कॉम्पिटेंट हों वो पार्टीज, कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल मानी जा रही हो लॉ की नज़र में, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, कंसिडरेशन, मीन्स जब भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो वो किसी कंसिडरेशन के लिए किया जा रहा हो। मतलब अगर एक पर्सन कोई काम कर रहा है तो सेकंड वाला इन रिटर्न कुछ कर रहा हो, इट इज़ रेफर्ड टू एज क्विड प्रो क्यू, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन, हम अगर सपोज करिए कि आप कॉबलर के पास जाते, एक मोची के पास जाते हैं, अपने शूज़ को रिपेयर करते, तो बट ये इम्प्लाइड होता है कि उसने आपका एक वर्क किया है तो इन रिटर्न आपको कुछ ना कुछ देना ही है। तो दैट इज़ आप उसको क्या करते हो, मनी पे कर देते हो कि उसने मेरा शूज़ ठीक किया, तो जो भी चार्जेस होते हैं वो आप पे कर देते हो। तो क्या हुआ, कंसिडरेशन हुआ। उसने आपको कंसिडरेशन में आपके शूज़ प्रिपेयर करके दिए, आप मतलब उसने शूज़ प्रिपेयर किया, उसके रिटर्न में आपने उसको क्या दिया, उसको मनी करी। तो ये जो मनी आपने उसको पे की, दैट इज़ योर कंसिडरेशन। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वहाँ पे कंसिडरेशन का होना मैंडेटरी है कि अगर उन्होंने कोई रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो अगर रॉ मटेरियल सप्लाई की जा रही है तो उसके अगेंस्ट में उनको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो दैट इज कंसिडरेशन। ओके, कंसिडरेशन होता है, पर कंसिडरेशन भी कैसा होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट भी कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। कि मान लीजिए कि मैंने आपसे बोला कि भाई आप मेरा ये काम कर दो, मेरा ये वर्क कंप्लीट कर दो, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है कि आप मेरा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दो, और इसके बदले तुमको वो थर्ड पार्टी से बहुत प्रॉब्लम है ना, मैं इसको सूट कर दूंगा और इसकी मर्डर कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, जो कंसिडरेशन है, जो इन रिटर्न प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के अगेंस्ट में जो मैं आपको रिटर्न देने वाले हूँ, वो क्या है, वो गलत है, उसका ऑब्जेक्ट कैसा है, गलत है। वो कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है, किसी को सूट करना, किसी को मर्डर करना, किसी घर में चोरी करना, दैट इज नॉट अ लॉफुल ऑब्जेक्ट या नॉट अ लॉफुल कंसिडरेशन। तो इंपॉर्टेंट क्या है, कंसिडरेशन तो हो, पर कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहे हो, पर कॉन्ट्रैक्ट करने का जो रीज़न होना चाहिए वो भी कैसा होना चाहिए, वो जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। नेक्स्ट इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। ऐसा कुछ भी आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कर रहे हो या ऐसा किसी पर्पज़ के लिए नहीं कर रहे हो जो कि स्पेशली मेंशन किया गया हो कि ये वॉइड है, मतलब इलीगल है। जैसे सपोज करो, हमें पता है कि ट्रैफिकिंग जो है, चाहे वो ड्रग ट्रैफिकिंग हो या ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, दैट इज़ वॉइड, ये इलीगल बिजनेस है। उसके बाद भी हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं किस लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए, तो ये एक्सप्रेसली वॉइड है। फिर भी हम इस पर कॉन्ट्रैक्ट करें तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और सामने वाली पार्टीज ने आपको पेमेंट नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया, रिटर्न में कुछ नहीं दिया, और कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो इन दैट केस आप कोर्ट केस नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट ही गलत था, या आप ऐसी चीज़ों में बिजनेस कर रहे हो जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड है कि वो वॉइड चीज़ें हैं। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, वैलिड मतलब जब कभी कोई प्रॉब्लम आई, जैसे लीगल लॉ की नज़र में बोला जा रहा हो कि ये वैलिड है, तो अगर कभी कोई प्रॉब्लम आई तो आप उस चीज़ के लिए
कोर्ट के पास जा सकते हैं, गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं, आप उस चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं कि हाँ आपके साथ ये गलत चीज़ें हुई हैं। आप कोर्ट उस पर जजमेंट दे सकते, जो कोर्ट मानती है कि ये चीज़ें सही हैं, इसे इन बातों पे विषय चर्चा की जा सकती है। दैट इज़ वैलिडिटी, वैलिड होना, लीगल होना। लीगल होना मतलब जैसे कोर्ट, जैसे लॉ कहती है कि ये लीगल है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट को लॉ कब कहेगी लीगल है, जब इन सब चीज़ों का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेनली क्या क्या हो गया, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो, मतलब एग्रीमेंट तो हो ही हो, मैंडेटरी है, फ्री कंसेंट हो, पार्टीज की कंपिटेंट हो, कैपेसिटी हो उनकी, साथ में कंसिडरेशन हो, कंसिडरेशन कैसा कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, साथ ही ऐसी किसी चीज़ के लिए आप काम ना कर रहे हो जो कि स्पेशली डिक्लेयर्ड हो वॉइड। लेकिन इन सब सेक्शन 10 के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसेंशियल होती हैं कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए, लेकिन वो बातें सेक्शन 10 में नहीं कही गई। सेक्शन 10 में सिर्फ ये 6 बातें कही गई हैं, पर इन 6 के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाती हैं। तो जैसा पहला क्या हो गया, कंपिटेंट अथॉरिटी। व्हाट इज कंपिटेंट अथॉरिटी, जो हमने कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज कहा था, और जो मैंने आपसे कहा था कि सेक्शन 11 में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ये रहा आपका सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफाई दैट एवरी पर्सन इज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड। तो सेक्शन 11 कहता है कंपिटेंट कौन होगा, मतलब कंपिटेंट किसका होना है, पार्टीज का होना कंपिटेंट ज़रूरी है, पार्टीज कैपेबल हों कि उनकी योग्यता उनकी क्षमता हो कि वो काम कर सकें। तो कंपिटेंट कब कही जाएंगी, किस में, सेक्शन 11 में बताया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग कि इज ऑफ एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसमें वो पार्टीज मेजॉरिटी की एज को टच कर रही हूँ, मतलब वो मेजर हूँ, माइनर कैटेगरी में ना आ रही हूँ। अब देखिए मेजॉरिटी की जो एज है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। लाइक वोटिंग के लिए 18 मेजॉरिटी है, तो अगर बात हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट किसी वोटिंग के लिए है तो वहाँ मेजॉरिटी आपकी 18 ईयर्स में मानी जा रही है। अगर बात मैरिज की हो रही है तो वहाँ मेजॉरिटी 21 ईयर्स की है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट पे मेजॉरिटी की बात कर रहे हो, क्योंकि लॉ में अलग अलग सब्जेक्ट के लिए मेजॉरिटी का एज भी अलग अलग कहा गया है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि कंपिटेंट कब होगी पार्टी, जब वो मेजॉरिटी की एज को हो, मतलब वो मेजर एज में हो। नेक्स्ट इज वॉज हु इज ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड मतलब कि वो डिसीजन लेने के लिए कैपेबल हो, अनसाउंड माइंड का ना हो, ऐसा पर्सन ना हो जो कि डिसीजन लेने के लिए ही इनकैपेबल होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी चीज़ में एडिक्टेड हो, आप लिक्विड हो, तो आप उसकी वजह से कोई डिसीजन लेते हो तो आपके डिसीजन को नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप एडिक्शन में डिसीजन लिए हो, तो वो डिसीजन आप कंपिटेंट कैपेसिटी में नहीं कहे जाओगे, तो आपका डिसीजन भी वैलिड नहीं माना जाएगा। आप साउंड माइंड के होना चाहिए, आप इतने कैपेबल हो कि आप डिसीजन ले सको। आप मीन्स अगर कहा जाए तो आप पागल नहीं हो या कुछ और ऐसे टाइप की चीज़ें ना की रहो। एंड दैट इज व्हाट is not disqualified from contracting by any law to which he is subject। जिस भी लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो उसके पर्पज से उस पर किसी भी टाइप का कोई केस ना हो, वो कहीं से डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो। लाइक जैसे कि अगर आप कोई काम कर रहे हो और आप चीटेड हो गए उस चीज़ के लिए, तो स्पेशली आपके अगेंस्ट डिसीजन आ जाता है कि आज से ये चीटेड पर्सन है। लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे कि आप एक लोन लिए हो एक बैंक से, राइट। अब अगर आपने लोन लिया बैंक से और आप उसको रिपे नहीं कर पाए तो क्या हो गया, आप डिफॉल्ट कर गए। तो इन दैट केस क्या हो गया, आप इंसॉल्वेंट बोल दिए गए। क्या बोल दिए गए, इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया। अब आप कैपेबल नहीं हो लोन की रिपे करने के लिए, तो आपको क्या हो गया, डिसक्वालीफाई कह दिया गया। अब आप किसी और बैंक में जाके अगर लोन लेना चाहते हो तो भी आप लोन नहीं ले सकते हो। क्यों, क्योंकि आप लॉ के द्वारा क्या कह दिए गए हो, डिसक्वालीफाइड कर दिए गए हो। आप लॉ के द्वारा आप इनकम्पिटेंट बोल दिए गए हो। तो वही कह रहा है कि वो किसी भी तरीके से जो भी कॉन्ट्रैक्ट वो जिस पर्पस के लिए भी कर रहा हो, उससे रिलेटेड लॉ में उसको डिस्क्वालिफिकेशन का काम ना कहा गया, उसको डिस्क्वालिफाइड ना कहा गया हो। तो ये बातें हो गई कंपिटेंट अथॉरिटी की। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये तो हो गया है कि सेक्शन 10 के अलावा कंपिटेंट अथॉरिटी हुई। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो इस इंटेंशन के साथ इन्वॉल्व हैं कि वो एक लीगल रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहती हैं। जैसा कि हमने प्रायर वीडियोज़ में बताया हुआ था कि अगर लॉ भी
इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानती जो भी लव एंड अफेक्शन में किया गया हो, क्योंकि वो मानती है कि यहाँ पे कोई भी लीगल रिलेशन क्रिएट करने का हमारा इंटेंशन नहीं था। लाइक एक बेल्फर वर्सेस बेल्फर का केस था, वहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ था कि जहाँ पे एक हस्बैंड और वाइफ में होता है और वाइफ सूट कर देती है हस्बैंड के अगेंस्ट में, क्योंकि वो फॉरेन की ट्रिप पे जाने के बाद जो उसने प्रॉमिस किया होता है अपनी वाइफ को कि वो रिम्बर्स करेगा कुछ पैसे, वो रिम्बर्स नहीं करता है, मतलब वो उसे पे नहीं कर रहा होता हर मंथ। तो इन दैट केस वाइफ ने सूट कर देता है। तो कोर्ट क्या कहती है कि ये मैरिज है और मैरिज के केस में हम ये नहीं मान रहे हैं कि दोनों पार्टीज जो इस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हुई हैं वो किसी लीगल रिलेशन के लिए इन्वॉल्व हुई हैं, ये तो लव एंड अफेक्शन की वजह से हुई हैं, राइट। उस हस्बैंड ने ये प्रॉमिस किया कि वो पे करेगा, हर महीने कुछ पैसे आपको देगा, वो लव एंड अफेक्शन की वजह से हुआ। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई, तो उस केस को क्या कह दिया गया था, उस केस को रिफ्यूज़ कर दिया गया था इसी ग्राउंड पे कि वहाँ पे पार्टीज़ का लीगल रिलेशन क्रिएट करने का कोई इंटेंशन नहीं था, वो मैरिज था, वो जो एक सोशल एंड लव पे डिपेंड करता है, डोमेस्टिक है, वो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट है। इन द सेम सेंस में ये बात कही जा रही है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट आपको वैलिड करना है तो बहुत ज़रूरी है कि जो पार्टीज़ इन्वॉल्व हो रही हैं उनका इंटेंशन है कि वो लीगल रिलेशन क्रिएट करें। कॉर्पोरेट में कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो बट ऑब्वियस है कि दोनों पार्टीज़ वो लीगल रिलेशन में ही कर रही हैं, वहाँ पे लॉ नहीं मानती है कि इनका कोई पर्सनल रिलेशन है, जब तक कि आप कोई ब्लड रिलेशन या कोई पर्सनल रिलेशन में आप ना चल रहे हो, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़। बट ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो जितनी भी लीगलिटीज़ हैं उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड वो सब आपको फुलफिल करनी चाहिए। सपोज करिए आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया और कॉन्ट्रैक्ट में जो भी साइन करना था एक प्लेस पे, वहाँ पे आपने साइन नहीं की, चाहे आपका जो पार्टी एक्सेप्ट कर रही है वो पार्टी साइन नहीं की है, जो ऑफर दे रही है वो पार्टी साइन नहीं की, किसी भी दोनों पार्टीज में से कोई भी पार्टीज उस पर साइन नहीं की है, तो इन दैट केस क्या वैलिड होगा, नहीं, क्योंकि साइन ही नहीं है तो कैसे आप उसकी वैलिडिटी कह रहे हैं, या गलत तरीके से साइन है तो भी हम नहीं कहेंगे। तो जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है कि भाई यहाँ पे साइन होना चाहिए, यहाँ पे डेट मेंशन होना चाहिए, कितने टाइम पीरियड के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो टाइम पीरियड मेंशन होने चाहिए, तो जो होता है ना कि लीगलिटी कि ये चीज़ें तो मेंशन होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। अब पार्टीज जिस पार्टीज़ के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट करो उस पार्टीज़ का नाम ही मेंशन ना करो तो वो लीगल थोड़ी ना हुआ। तो जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड। नेक्स्ट इज व्हाट, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। मीन्स आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो सर्टेन हो, लाइक कि पेमेंट करना है तो कितना पेमेंट करना है, सम ऑफ अमाउंट या सम ऑफ मनी जो आप पे करने वाले वो भी फिक्स हो। आप ऐसे नहीं कहोगे कि हम कुछ मनी पे करेंगे, ऐसे आप नहीं कहोगे ना कि हम कुछ टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के बाद हम देखेंगे और उस टाइम के अकॉर्डिंग हम इनको कंसिडरेशन पे करेंगे, ऐसे तो नहीं होगा। तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहा जाएगा, वैलिड नहीं कहा जाएगा। सर्टेन होना चाहिए, हर चीज़ फिक्स होनी चाहिए कि आप कितना अमाउंट पे करने वाले हो, किस डेट को पे करने वाले हो, किस मंथ के बाद पे करने वाले हो, ये सब चीज़ें जो भी लीगल हैं, जो भी सर्टेन हो सकती हैं, वो चीज़ें वहाँ पे सर्टेन होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हम कहें कि जब बारिश होगी तब हम उस चीज़ को कर रहे हैं, तो ये सर्टेनिटी नहीं हुई ना। तो आपको वहाँ पे क्या है कि वैलिडिटी बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरी है कि जिस लिए आप कॉन्ट्रैक्ट करो वो सब चीज़ें कैसी हो, सर्टेन हो। नेक्स्ट इज व्हाट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। मीन्स जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वहाँ पे क्या हो, पॉसिबिलिटी हो कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जा सके। लाइक मैं ऐसी चीज़ें बोल दूँ जो पॉसिबल ही नहीं है कि आप परफॉर्म कर सको, कि जैसे मुझे पता है कि जो पार्टीज़ हैं उसको प्रॉब्लम है या वो हैंडीकैप है किसी भी तरीके से, मान लीजिए कि उसके लेग नहीं हो और मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ कि आप 2 किलोमीटर की रेस रन करके आप लाओगे या रेस विन कर लोगे तो फिर आपका ये कॉन्ट्रैक्ट हम ये काम कंप्लीट कर देंगे, तो ये तो गलत कॉन्ट्रैक्ट हो ना, परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी उस चीज़ की। या फिर मैं कह रही हूँ कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो उस दिन पे होगा जिस दिन बारिश होगी, रेन पे डिपेंड करेगा, तो ये चीज़ क्या होगा, ये परफॉर्मेंस ये आपके हाथ में नहीं है। तो ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को करनी चाहिए जो चीज़ पॉसिबल हो, जो परफॉर्म करने के कैपेबिलिटी में हो, वो परफॉर्मेंस की जा सकती है उनको। हम ऐसी चीज़ों के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जो परफॉर्म करने के लिए कैपेबल हो ही ना हो। तो ये भी एक हो गया कि पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, उसकी पॉसिबिलिटी है परफॉर्म करने की। तो ये मेन सारे एलिमेंट्स हैं जिनके बेसिस पे हम कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं, वैलिड। तो सेक्शन 10 ने क्या कहा
कि भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करना है तो उनका एग्रीमेंट होना जरूरी है। सबसे पहला एग्रीमेंट मतलब ऑफर एक्सेप्टेंस। दूसरी बात, जो लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं उनकी कंसेंट कैसी हो, बिल्कुल फ्री हो। फ्री कंसेंट का मतलब क्या हो, कोर्जन नहीं, धड़ा धमका के ना किया गया हो, या फिर फ्रॉड के इंटेंशन से ना किया गया हो, या कोई अंडू इन्फ्लुएंस लेते हुए ना किया गया हो, या कोई मिसरिप्रेजेंटेशन करके ना किया गया हो, या कोई मिस्टेक के थ्रू ना किया गया, मतलब कोई भी तरीके से आपको आपकी कंसेंट ना ली गई हो, बिल्कुल फ्री कंसेंट होनी चाहिए। ओके, जो पार्टीज इन्वॉल्व हों वो कैसी हो, कैपेबल हो, उनकी क्षमता हो कि वो उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो एग्रीमेंट करने के लिए कैपेबल हों। साथ ही क्या, कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है। एग्रीमेंट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इन रिटर्न कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, ऐसे फ्री में नहीं होना चाहिए। कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है। क्विड प्रो क्यू, समथिंग इन रिटर्न हो, पर जो भी समथिंग इन रिटर्न हो वो कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। ऑब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। और आप ऐसे किसी चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट ना कर रहे हो जो कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर किया गया हो टू बी वॉइड, राइट। तो ये क्या हो गया आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अगर आपको याद हो तो सेक्शन 10 की जो डेफिनेशन थी उसमें यही बातें कही गई थी कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट कब, जबकि जो पार्टीज इन्वॉल्व हो वो फ्री कंसेंट में हो, कैपेबल हो, उनकी कॉम्पिटेंसी हो, लॉफुल कंसिडरेशन हो, उनका ऑब्जेक्ट लॉफुल हो, उसके साथ ही वो ऐसे किसी मैटर में ना हो जो कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड हो। तो एक तरीके से देखिए उनकी डेफिनेशन में पूरे ये हमारे 6 एलिमेंट्स को मेंशन कर दिया गया था। पर इन 6 के अलावा भी सेक्शन 10 में के अलावा भी मतलब कुछ बातें हैं जो वैलिडिटी मेंटेन करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाती हैं। कॉम्पिटेंट, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। सो इस तरीके से हमने सारे एसेंशियल एलिमेंट्स को देख लिया जो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम करती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड. Wish you all the best. Subscribe our channel for more videos. Thank you. Capacity to contract. Okay, capacity refers to the competence of the parties to make a contract. कैपेसिटी रिफर्स करती है जो लोग कॉन्ट्रैक्ट में या जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हैं उनकी कॉम्पिटेंस को रिफ़र करती है, उनकी कॉम्पिटेंस को रिप्रेजेंट करती है। अब हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है, और एग्रीमेंट के लिए ऑफर और एक्सेप्टेंस का होना ज़रूरी है। और ऑफर और एक्सेप्टेंस तो तभी होगा कि जब पार्टीज़ इन्वॉल्व होंगी, कोई ऑफर कर रहा होगा और कोई पार्टीज़ उससे एक्सेप्ट कर रही हो। तो अल्टीमेटली एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए पार्टीज़ का होना मैंडेटरी है। पर जब ये पार्टीज़ हैं तो वो पार्टीज़ ऐसी होनी चाहिए जो क्या हो, कम्पिटेंट हो, कैपेबल हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। तो ये जो उनकी कैपेबिलिटी है, उनकी क्षमता है, योग्यता है, उनकी कॉम्पिटेंसी है, उसी को हम कैपेसिटी कह रहे हैं। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हमने इससे पहले ही प्रायर वीडियोस में देखा हुआ है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स एसेंशियल होते हैं। तो जो एलिमेंट्स एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाते हैं उनमें से एक है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आप डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक को आप देख सकते हैं। तो ओके, हु इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कौन कॉम्पिटेंट होता है। तो एक्चुअली देखा जाए तो 3 पार्टीज में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है कि अगर वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व हैं तो इट मीन्स कि पार्टीज कॉम्पिटेंट हैं, पार्टीज कैपेबल हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट करें। और जब ऐसी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं जो कैपेबल हैं तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। तो वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। एवरी पर्सन who has attained the age of majority, that is 18 years of age। तो जो पार्टीज़ हैं वो कैसे हों, हर कोई पर्सन कॉम्पिटेंट होगा, कैपेबल होगा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अगर वो मेजर हो। मेजर इन द सेंस वो माइनर ना हो और वो 18 ईयर्स की एज को अटेन कर रहा हो, मतलब 18 ईयर्स से अबव हो या 18 ईयर्स से अबव हो। तो अगर ऐसा पर्सन है और वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हम उसे क्या मानेंगे कि वो कॉम्पिटेंट है। तो उसके द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड इज व्हाट, इज ऑफ साउंड माइंड। कैसा होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए। साउंड माइंड मीन्स क्या होती है, एक हो गया ना कंडीशन ऑफ माइंड, अवस्था, राइट, कि कैसा है माइंड आपका। तो एक साउंड माइंड मतलब वेल माइंड, प्रॉपर, अच्छे से अच्छा हो, कैपेबल हो, तो उस चीज़ को हम कॉम्पिटेंसी में रखते हैं। एंड द थर्ड इज व्हाट,
is not otherwise disqualified from contracting is competent to contract under section 11. हमने इसमें प्रायर वीडियोस में अच्छे से सेक्शन 11 की चीज़ों को डिस्कस कर रखा है. तो मतलब क्या बोला गया कि वो जो पर्सन हो वो किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो. तो अल्टीमेटली क्या हो गया कि कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और वो जब वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा अगर वो पर्सन क्या हो, मेजर हो, अगर वो पर्सन कैसा हो, साउंड माइंड हो, और अगर वो पर्सन कैसा हो, किसी भी तरीके से डिस्क्वालीफाइड ना किया गया हो. ठीक है, मेजर तो हमें समझ में आ गया कि 18 ईयर्स से अबव का एज हो, पर ये जो साउंड माइंड की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम कैसे मेजर करेंगे? तो मतलब हम कब कहेंगे कि हाँ ये पार्टी साउंड माइंड है? ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जब हम उसे साउंड माइंड का नहीं मानेंगे, मीन्स उसे अनसाउंड माइंड कहेंगे. तो अनसाउंडनेस ऑफ अ माइंड मे अराइज फ्रॉम, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड कब स्टार्ट होती है, हम कब कहेंगे कि वो अनसाउंड है, अस्वस्थ है, अनवेल है, उसका माइंड अनवेल है, वेल नहीं है. कब हम कहेंगे? जब इडियोसी हो. इडियोसी मतलब जैसे कहते हैं स्टूपिड, इडियट्स. तो ये क्या है, ये पर्सन के खुद के कंट्रोल में नहीं होता है. इट्स अ गॉड गिवन एंड परमानेंट. जो इडियट है, जो बात नहीं समझ सकता, जो स्टूपिड है, वो हमेशा स्टूपिड ही होगा, इडियट ही रहेगा. वो ऐसे नहीं हो सकता, वो गॉड गिवन है. तो अगर कोई इडियट है या स्टूपिड है और हम उससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम उस केस में क्या कहेंगे कि वो साउंड माइंड का है या नहीं है? नहीं है. और अगर वो साउंड माइंड का नहीं है तो उसके द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड होगा या नहीं होगा? नहीं होगा. तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम नहीं करेगा. सेकेंड इज वॉट? ल्यूनेसी और इंसैनिटी, द डिसीजेज ऑफ ब्रेन. जैसे कहते हैं इनसेन माइंड मीन्स पागल, साइको टाइप का, हम कहते हैं साइको है. तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं उसे हम क्या कहेंगे? अगर कोई पेशेंट, कोई पर्सन है जो इनसेन है, मतलब पागल है, मैड है, या आप साइको है और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम नहीं होगा. तो हम क्या रीज़न देंगे? क्यों? क्योंकि पार्टीज कैपेबल नहीं है, कंपिटेंट पार्टीज इन्वॉल्व नहीं है. कैपेसिटी जो कॉन्ट्रैक्ट की होनी चाहिए, जब कैपेसिटीज पार्टीज की होनी चाहिए, वो सही नहीं है. नेक्स्ट इज वॉट? ड्रंकनेस, दैट इज टेम्पररी इनकेपेसिटी. ड्रंकनेस मीन्स आप समझ रहे हैं, एडिक्शन हो गया, आप ड्रंक ज़्यादा कर रहे हो या ड्रग्स ले रहे हो, एडिक्शन. तो जितने टाइम पीरियड में आप एडिक्टेड रहोगे उस टाइम पीरियड में अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया या कुछ भी किया तो आप ये प्रूव कर सकते हो कि वो उसका उस टाइम पीरियड में वो अनवेल सिचुएशन में था, उसका माइंड साउंड सिचुएशन में नहीं था. तो उसके द्वारा किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाता है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है. नेक्स्ट हम कब कहेंगे कि वो अनसाउंड है? हिप्नोटिज्म. हिप्नोटिज्म ये भी जैसे आप नॉर्मली देखते हैं मूवीज़ वगैरह बहुत फ्रेम होती है कि हिप्नोटाइज करके हम आपसे कोई वर्क करा लें, तो हम हिप्नोटाइज करा के कॉन्ट्रैक्ट करा लें. तो अगर हिप्नोटिज्म है, वो सिचुएशन है और उस टाइम पीरियड में कोई पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो इन दैट केस वो कंपिटेंट नहीं मानी जाएगी, कैपेबल नहीं मानी जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा. नेक्स्ट इज वॉट? मेंटल डिके. मतलब टाइम बीइंग के साथ मेंटल की कैपेबिलिटी है, जो है माइंड की कैपेबिलिटी, वो डिक्रीज होती जाती है. ऐसा ओल्ड एज में होता है. जो बहुत ओल्ड एज होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब बूढ़े होते हैं, तो इन दैट केस कहते हैं कि हाँ इनकी सोचने समझने की जो पावर है या शक्ति है वो बहुत अच्छी नहीं है. तो इस टाइम पीरियड में अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं तो वो ये माना जाता है कि पार्टीज कंपिटेंट नहीं थी. तो इस तरीके से अगर इनमें से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स है तो हम ये मानेंगे कि वो साउंड माइंड को अटेन नहीं कर रहा है वो पर्सन, और वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंपिटेंट नहीं है. और अगर ये सारी जैसे इडियोसी, लुनेसी, ड्रंकनेस, हिप्नोटिज्म, मेंटल डिके ऐसी सिचुएशंस नहीं है तो हम मानेंगे कि पर्सन कैसा है? साउंड माइंड का है और उसने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया है वो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में है, मतलब वो कंपिटेंट पर्सन की कैपेबिलिटी में होते हुए कॉन्ट्रैक्ट किया है. ओके, तो अटेन ऑफ मेच्योरिटी हो गया, साउंड माइंड हो गया. थर्ड इज वॉट? डिस्क्वालीफाइड. तो अगर वो किसी भी तरीके से डिस्क्वालीफाइड की कैटेगरी में आता है तो भी हम उससे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंपिटेंट नहीं मानेंगे. अब हम ये कैसे मेजर करेंगे कि कौन डिस्क्वालीफाइड होता है? तो डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, द फॉलोइंग पर्सन फॉल इन दिस कैटेगरी.
फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर्स, जो फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या कहीं फॉरेन से एम्बेसडर्स, आप जानते हैं कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एम्बेसडर्स ऐसे वो होती है जहाँ पे दूसरी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं कि उस कंट्री में रहने वाले और फॉरेन कंट्रीज के कोई भी पर्सन जो उसमें एज सिटीजन रह रहे हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम्स हो तो जो उनका फॉरेन एम्बेसडर होता है वो उस चीज़ को ट्रीट कर रहा होता है। तो इस तरह से कोई अगर फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव कोई अथॉरिटी है और उससे आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम उस पर्सन को ही कॉम्पिटेंट नहीं मानेंगे, उसे डिस्क्वालीफाइड पर्सन की कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट, एलियन एनिमी मीन्स कि नेटिव कंट्रीज़ आपकी जो हैं और वो कैसी हैं, एनिमी कंट्रीज़ हैं, जिससे आपको पता है कि आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, आपका कोई वॉर चल रहा है कंट्रीज़ के साथ और आप उस कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव से या उस कंट्री के पर्सन से आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उस कंट्री के बिलोंग करने वाले पर्सन या उस सिटीजन से या उस कंट्री से पर्टिकुलरली आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम मानेंगे कि जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हैं वो डिस्क्वालीफाइड है, वो कॉम्पिटेंट नहीं है, कैपेसिटी फॉर कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं है। नेक्स्ट इज व्हाट, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड अंडर अ स्पेशल एक्ट LIC UTI एक्सेट्रा। तो अगर कोई स्पेशल एक्ट के अंदर कोई कंपनीज जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टैब्लिश की गई है, कोई कॉर्पोरेशन या कुछ भी इनकॉर्पोरेट हुआ है एक स्पेशल एक्ट के अंदर और फिर आप उससे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो एक स्पेशल पर्पस के लिए डिज़ाइन किया गया है, इनकॉर्पोरेट किया गया, उससे किया गया कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी वो कैपेबल नहीं होगा, उसे कैपेबल नहीं मानेंगे, डिस्क्वालीफाई कर देंगे। नेक्स्ट इज वो पर्दा नशीन वुमेन। पर्दा नशीन वुमेंस मीन्स जैसे जैसे ऐसी वुमेंस जिनके फेस कवर होते हैं, लाइक मान लीजिए बुर्का पहना हुआ है कोई, जैसे कि मुस्लिम्स आपकी वुमेंस हैं वो बुर्का वगैरह वेयर करती हैं, इन दैट केस आप उनके फेस को नहीं देख रहे हैं, किसी भी साइड से अगर वो हाइड हैं और आप उनको पहचाने, उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, अल्टीमेटली मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आप उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते क्योंकि वो पर्दे में हैं। तो इन दैट केस उनसे अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो भी क्या कहलाएगा कि वो ऐसी पार्टीज डिस्क्वालीफाइड हैं और वो कैपेसिटी में नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्विक्ट्स। अगर कि मतलब जिसके अगेंस्ट में कोई केस चल रहा है या कोई प्रॉब्लम्स है, वो ड्यूरेशन है केसेस में, इन्वॉल्व है केस में किसी तरीके से, तो हम उन्हें भी कॉम्पिटेंट नहीं मानते हैं। इंसॉल्वेंट मीन्स दिवालिया होना, कि जैसे आप बैंक डेप्ट हो गए, बैंकरप्ट हो गए हो। बैंकरप्ट मीन्स आपके पैसे ख़त्म हो चुके हैं, आपको डिक्लेयर कर दिया गया है कि इंसॉल्वेंट, आपके पास कोई भी पैसा नहीं है, आपके पास कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई मनी नहीं है, आपके डेप्ट्स अभी भी बचे हुए हैं, रिपे नहीं हो पाए हैं, आपकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह से उसको रिपे कराया गया, उसके बाद भी कुछ डेप्ट बचे हुए हैं तब भी वो रिपे नहीं हो पा रहे हैं, तो इन दैट केस आपको गवर्नमेंट इंसॉल्वेंट कह देती है, बैंकरप्ट कह देती है कि अभी तक इनके डेप्ट्स ड्यू हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह को नीलाम करने के बाद भी हमें वो चीज़ें रिपे नहीं हो पाई हैं। तो अगर कोई पार्टीज इंसॉल्वेंट है और वो कॉन्ट्रैक्ट करती तो डिस्क्वालीफाइड है, क्योंकि आप वैसे ही इंसॉल्वेंट हो, बैंकरप्ट हो, तो आप तो किसी तरीके से कैपेबल हो ही नहीं हो। तो ये सारी वो पर्सन्स हैं, ये लोग हैं वो जो कि डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो अल्टीमेटली कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने क्या देखा, वो पार्टीज जो कैपेबल हो, कैपेबिलिटी को कॉम्पिटेंसी को देखने के लिए 3 कैटेगरी है। एक, वो मेजर होना चाहिए, 18 ईयर्स, साउंड माइंड का होना चाहिए। साउंड माइंड हम कब कब कहेंगे, मतलब कि अनसाउंड माइंड अगर वो ऐसा कुछ है तो वो अनसाउंड माइंड होगा, जो एडोसी लुनेसी वगैरह जो है हमने देख लिया। एंड थर्ड इज व्हाट, किसी तरीके से डिस्क्वालीफाइड ना हो। और डिस्क्वालीफाइड वो कब कब हो सकता है, जब वो इनमें से किसी एक कैटेगरी में फॉल कर रहा हो और हमने तब उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया हो। तो आई होप कि आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।